लास्ट क्लास में, तो मैं एक बार ग्रुप बाय और हैविंग को दोबारा बता देती हूँ। यस ठीक मैम। है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे, है ना, कि ग्रुप बाय क्या होता है। तो कभी भी जैसे हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू पे ग्रुप करनी होती है ना, जैसे हमें कुछ एक वैल्यू निकालनी है कि कौन से डिपार्टमेंट की हमें सबसे बड़ी सैलरी निकालनी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर डिपार्टमेंट से निकालनी है, तो हम उसको डिपार्टमेंट को ग्रुप कर देंगे। ठीक है। तो उसको ग्रुप करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो होता है ग्रुप बाय, है ना। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था उस दिन कि अगर हम ग्रुप बाय लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ होगा। हाँ, ये रहा। ठीक है। तो हमने क्या किया, मैनेजर नंबर को काउंट किया है। ठीक है, यहाँ पे कि ये मैनेजर में कितने एम्प्लॉइज हैं, और इसको हमने ग्रुप कर दिया है मैनेजर नंबर से। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, ओके। नहीं तो इसको एक बार के लिए हम हटाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। इसमें क्या error आ रहा है? डिपार्टमेंट नंबर तो हम ले ही नहीं रहे। इसमें एरर क्यों आ रहा है? इसको अलग से चला के देखते हैं। हम्म। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, मैनेजर के नंबर से हमने ग्रुप कर दिया। हमें ये चाहिए था कि किस मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज आते हैं, है ना। जैसे मैं मैनेजर हूँ, तो अब मेरे एचआर को पता करना है कि मेरे अंडर कितने एम्प्लॉयज आते हैं। तो वो क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय मैनेजर नंबर, एंड उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं उसको अकाउंट ले लेंगे। तो यहाँ पे वही किया हमने, मैनेजर नंबर काउंट स्टार, इसको हमने दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ईएमपी टेबल हमने जो बनाया था, ग्रुप बाय मैनेजर नंबर। ठीक है। तो इससे पता चल गया कि कितने मैनेजर्स के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन से मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। ओके। फिर हैविंग क्लॉज क्या होता है, अगर हमें किसी भी एग्रीगेशन पे लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया सम ऑफ सैलरी। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सारी सैलरी का सम किया है। ठीक है ना। उस मैनेजर के अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का मैंने सम ले लिया, और मैंने बोला है कि जहाँ सम ऑफ सैलरी जो है वो 80,000 से छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सम ऑफ सैलरी के साथ मैंने हैविंग क्लॉज इसलिए लिखा है क्योंकि वेयर क्लॉज के साथ आप एग्रीगेशन में फिल्टर नहीं लगा सकते। तो सम जो है वो एक एग्रीगेशन फंक्शन है। ठीक है। सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ये सब आपका एग्रीगेशन फंक्शन है, और कभी भी एग्रीगेशन फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता, हैविंग क्लॉज लगता है। ओके। इसका हमने उस दिन क्वेश्चन भी देखा था, वेयर क्लॉज और हैविंग के बीच का हमने एक डिफरेंस देखा था यहाँ पे। वेट, दोनों में टाइम नहीं, हाँ, ये रहा।
ठीक है, उस दिन हमने एक डिफरेंस भी देखा था कि वेयर और हैविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, फिल्टर्स इंडिविजुअल रो बिफोर एनी ग्रुपिंग और एग्रीगेशन। ठीक है, तो वेयर क्लॉज किसी भी कॉलम को ग्रुप करने से पहले उस पर फिल्टर लगता है ना। उसके बाद होता है हैविंग। हैविंग क्या होता है, एग्रीगेशन और ग्रुप फंक्शन के बाद लगता है। ठीक है, जहां पे भी एग्रीगेट हो गया किसी भी कॉलम पे उसमें हम हैविंग लगाएंगे, है ना। वेयर का सिलेक्ट अपडेट डिलीट ये सारे स्टेटमेंट्स पे वेयर लगता है। और ग्रुप बाय या हैविंग हमारा कब लगता है, मतलब हैविंग हमारा कब लगता है, जब हम कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन लगा रहे हो, लाइक सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा हैविंग क्लॉज लगती है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये नॉन एग्रीगेट कॉलम्स होते हैं और ये एग्रीगेट कॉलम्स के साथ ही काम करता है। ठीक है, आज इतना समझ में आया, कौशल आपको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, बाकी को तो क्लियर था। ठीक है, तो ग्रुप बाय हैविंग हो गया। यूनियन होता है जैसे अगर हमें दो सिमिलर टेबल है ना। यूनियन की कुछ कंडीशंस होती हैं कि दोनों टेबल के फॉर्मेट बिल्कुल सेम होने चाहिए, दोनों टेबल का जो नेमिंग कन्वेंशन है बिल्कुल सेम होना चाहिए, डेटा सेट बिल्कुल सेम होने चाहिए। उसी केस में हम यूनियन करते हैं। तो यूनियन बेसिकली क्या करता है कि जब आपके दो टेबल्स हैं उनको वो ज्वाइन करेगा और उसमें से सिर्फ जो आप डुप्लीकेट वैल्यूज जो है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, उस दिन हमने एक एग्जांपल से समझा था। मैं ट्राई करती हूँ दोबारा आपको एक एग्जांपल से समझाने का। ये नोटपैड दिख रहा है क्या। नो मैम। नहीं तो ओके, अब दिख रहा है ना। यस यस मैम। ओके, तो जैसे हमारा टेबल वन है, ठीक है, टेबल वन में मैंने लिख दिया रोल नंबर, अगर स्टूडेंट टेबल है। देन हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, देन हमने लिख दिया लास्ट नेम। ठीक है, और फिर टेबल टू में हमारा है, टेबल टू मान लो हमारी दूसरी सेक्शन के लिए है। यहाँ पे भी हमने लिखा रोल नंबर, देन फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम। अगर हमारे दोनों टेबल सिमिलर फॉर्मेट में है, लाइक यहाँ पे रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे भी रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक कॉलम हम और डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर हमारा दोनों टेबल का फॉर्मेट ये है, सिमिलर है, इसी केस में हम यूनियन या यूनियन ऑल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अगर मान लो ये यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं होता, है ना, यहाँ पे ये आपका लास्ट नेम है, लास्ट नेम के बाद फिर फर्स्ट नेम होता, अगर ये इस टाइप से होता तो ये दोनों में यहाँ पे कॉलम नेम डिफरेंस आ गया है, सीक्वेंस डिफरेंस है, राइट। तो इस केस में ये यूनियन या यूनियन ऑल नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मान लो डेट टाइप है इसका जो भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है वो मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, तब भी ये आपस में यूनियन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब यूनियन क्या होता है, यूनियन करेंगे तो कैसे होता है। टेबल वन में आपका वन, 1 2 3 4 5, ठीक है। देन आपका टेबल टू में है 6 7 8 9 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन ऑफ टेबल वन एंड टेबल टू, टेबल वन यूनियन टेबल टू, ठीक है, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ से सारा जो अनकॉमन वैल्यूज है, मतलब जो
सारी वैल्यूज को ये मर्ज करेगा, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे जो ये वैल्यू है 1 और 2, ये इसको रिमूव कर देगा अगर आप कर रहे हो यूनियन। ठीक है, टेबल 1 टेबल यूनियन टेबल 2, तो ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज दे देगा, सिर्फ कॉमन जो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको रिमूव कर देगा। ठीक, बट अगर आप यहाँ पे यूनियन ऑल करते हो, टेबल 1 यूनियन टेबल 2, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो आपको सारी वैल्यूज देगा, लाइक 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यूनियन में आपका डुप्लीकेट वैल्यूज वो रिमूव कर देता है, बाकी सारी वैल्यूज देता है। यूनियन ऑल में, सॉरी ये यूनियन ऑल है, यूनियन ऑल में वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज भी देता है। ठीक है, थर्ड हमारा एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है इंटरसेक्ट। ये सबके लिए नया है, ठीक है, तो सब ध्यान देना। तो अगर मैं बोलूं टेबल 1 इंटरसेक्ट टेबल 2, तो इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्ट क्या करता है, जो हमने देखा था हमारा इनर जॉइन, राइट। इनर जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज होती है वो रिटर्न करता है, राइट। इंटरसेक्ट भी हमारा वही करता है, जो दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज होंगी उसको रिटर्न कर देगा। तो हमारे ये दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज क्या है, 1 एंड 2। तो अगर मैं बोलूंगी टेबल 1 इंटरसेक्ट टेबल 2, तो वो मुझे सिर्फ 1 और 2 रिटर्न करेगा, जो कॉमन वैल्यूज हैं बाकी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमारा सेकेंड, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट था मैम इंटरसेक्ट। आई हैव अ डाउट। बोलो। इंटरसेक्ट में और फिर इनर जॉइन में फिर डिफरेंस क्या है? कि मतलब दोनों तो लगभग सेम ही है ना। अगर हम वहाँ पे सेलेक्ट स्टार करके जॉइन, इनर जॉइन करके उसको दूसरे टेबल में जॉइन कर दे तब भी मतलब कॉमन वैल्यूज आएंगी, और इसमें भी मतलब कॉलम कॉमन वैल्यूज ही आएंगी, तो फिर मतलब डिफरेंस क्या है यहाँ पे? आपको इनर जॉइन जब आपको करना है, राइट, तो आपको उसमें कॉलम्स देखने की जरूरत नहीं है ना। और वहां पे आपको सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मुझे इस टेबल से चाहिए, उसकी वैल्यू मुझे उस टेबल से चाहिए। पर यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफाई करना पड़ रहा है क्या, कि कौन से टेबल से वैल्यू दो या कौन से टेबल से वैल्यू नहीं दो। अगर मैं यहाँ इसकी जगह इनर ज्वाइन लिखती, तो मैं यही लिखती ना, सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर, बी डॉट फर्स्ट नेम, फिर बी डॉट सेकेंड नेम, ऐसे ही लिखना पड़ता मेरे को, राइट। नहीं, हम यहाँ पे ऐसे तो टाइप कर सकते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2 ऑन, सिलेक्ट स्टार इनके बीच में किससे, कोई भी अगर सिलेक्ट कोई स्टार कॉमन। ऐसे आप नहीं लिख सकते ना, आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टेबल से चाहिए। अगर मैं सिलेक्ट स्टार लिख दूं, अगर, चलो ठीक है, अच्छा आप हाँ, जो इसमें बोल कोई रहे हो मैं कॉमन वो नहीं है ना, लिखती हूँ। कॉमन कॉलम नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया, इसमें कोई कॉमन कॉलम कॉमन नहीं है कॉलम मतलब। कैसे नहीं है, नहीं, दोनों में इसमें फॉर एग्जांपल इसमें मतलब जो डेटा भी सेम होता है ना ये जॉइंट सारा वाले तो में। कॉमन कॉलम है ना। नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे रोल नंबर है या फिर आप फर्स्ट नेम ले लो, तो फर्स्ट नेम जो टेबल 1 में होगा उसमें अलग अलग डेटा होंगे, और जो फर्स्ट नेम सेकंड टेबल में होंगे उसमें अलग अलग नाम होंगे, तो फिर वो कॉमन नहीं होंगे ना मैम, तो दैट्स वाई ज्वाइन नहीं हो पाएगा। मैं अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 2 शायद दोनों टेबल पे मिल रहा है, तो मुझे कॉमन वैल्यू मिल रही है दोनों टेबल पे, यस। मिल रही है ना। हम्म फिर आप क्या बोल रहे हो कि कॉमन वैल्यूज नहीं मिल सकती। कॉमन वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स। हम्म। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉमन वैल्यू नहीं होगी। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है कि आप दोनों टेबल से सिर्फ कॉमन वैल्यूज रिटर्न करो। ओके।
यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है कि ये वाला जो है ये मुझे कहाँ से लाके दे रहा है। ठीक है, मुझे कौन से टेबल से चाहिए ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ये दोनों टेबल को ज्वाइन कर दे रहा है। ओके। और जो आप बोल रहे हो कि मैं सिलेक्ट स्टार लिखूंगी, तो अगर मैंने सिलेक्ट स्टार लिख दिया वहां जाके और मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कौन से टेबल से चाहिए, तो अगर मेरा दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट आईडी जो भी है या एम्प्लॉय आईडी, तो वो कॉलम मुझे दो दो बार आ जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी ज्वाइन के समय, याद है? अगर मैं लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, वन टेबल नाम एम्प्लॉइज ये ना, ई inner join on e डॉट, जो भी अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ स्टार लिखा है अपना, करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि कौन से टेबल से लाओ, तो वो मेरे को डुप्लीकेट कॉलम्स लाके देगा। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी स्पेसिफाई कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट दोनों टेबल को यूनियन कर दे रही हूँ। टेबल वन ये यूनियन टेबल टू, दैट्स इट, राइट। यहाँ पे मैम शायद आपने सिंटेक्स थोड़ा गलत लिखा, इनर जॉइन के बाद डायरेक्ट ऑन लिख दिया। हाँ पता है मेरे को, मैंने लिखा ही नहीं है सिंटेक्स, मैं आपको सिर्फ बता रही थी। ठीक है, तो तो ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या था हमारा, इंटरसेक्ट का मतलब, और सब में ये चीज कॉमन है, अगर मेरे को ज्वाइन लगाना है, ठीक है, तो अगर मेरे यहाँ पे टेबल में चार चीज में और लिख दूं, अगर यहाँ पे मान लो डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं सैलरी भी लिख दूं, मतलब डेटा, तो स्टूडेंट है, चलो स्कोर लिख देती हूँ मैं, स्कोर लिख देती हूँ, ग्रेड लिख देती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ टेबल है कि यहाँ पे ये दो कॉलम्स एक्स्ट्रा है, यहाँ ये दो कॉलम्स नहीं है, है ना, यहाँ पे वो कॉलम्स नहीं है, यहाँ पे वो दो कॉलम्स एक्स्ट्रा है, अगर इस टाइप का कोई टेबल होता है जिसमें आपका जो डेटा सेट है, आपका जो टेबल्स है, टेबल नेम है, स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, ये सब मैच नहीं करता, तब आपको ज्वाइन ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मैच कर रहा है तो आप यूनियन या यूनियन ऑल या इंटरसेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मुझे पहले ये समझा लेने देना, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो वो पूछना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छे से पहले समझ लो। ठीक है, हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, अगर हम कोई भी यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूं, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है हमारा, है ना, सिलेक्ट मैनेजर नंबर, सम ऑफ सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे हैविंग है। अब मेरे को एक सीक्वेंस पता करना है कि ये कैसे चलता है। ठीक है, तो क्या मेरा सिलेक्ट पहले आता है, या मेरा फ्रॉम पहले काम करता है, या ग्रुप बाय ये करता है, या हैविंग करता है। तो ये जो मैं क्वेरी लिखी हूं, है ना, जो हम ये क्वेरी लिख रहे हैं, ये बैकएंड में कैसे काम करता है, ये हमें कैसे रिजल्ट फेच करके देता है, हमें वो भी तो जानना जरूरी है, राइट। उसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर इन सीक्वल। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेरी एग्जीक्यूशन क्या होता है, आपको पता है क्या? वो सिर्फ इतना बोल देंगे सीक्वल एग्जीक्यूशन ऑर्डर बता दो, या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बता दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक क्वेरी लिखते हैं तो उसमें पहले कौन सा सिंटेक्स रन होता है और वो कैसे बैकएंड में काम करती है।
तो सबसे पहला जो हमारा सिंटेक्स रन होता है वो होता है हमारा, या क्लॉज होता है वो होता है हमारा फ्रॉम। ठीक है, मतलब हमें कहाँ से चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम क्या है, द फ्रॉम क्लॉज स्पेसिफाई द टेबल और व्यू फ्रॉम विच डेटा विल बी रिट्रीव्ड। तो वो बताता है कि हमें डेटा कहाँ से चाहिए। ठीक है, मेरा बड़ा सा डेटा सेट है, अब उस डेटा सेट में मुझे डेटा कहाँ से चाहिए, मुझे सबसे पहले वो पता होना चाहिए, राइट। अब मुझे शॉपिंग करने जानी है, ठीक है, मुझे कपड़े भी लेने हैं, मुझे शू भी लेना है। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे शू कहाँ से लेना है और कपड़े कहाँ से लेने हैं, तभी मैं स्पेसिफिकली वो जगह पे जा पाऊंगी और अपना बाकी जो फिल्टर्स हैं या सिलेक्शन है वो कर पाऊंगी, है ना। तो सबसे पहले मुझे अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, तो वही है हमारा फ्रॉम। सबसे पहले हमारा फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होता है कि हमें वो डेटा कहाँ से चाहिए, हम सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करते हैं। देन आता है हमारा जॉइंट्स, अगर उसमें हमारा जॉइन लगा हुआ है तो वो जॉइंट्स पहले यूज करेगा। इफ देयर आर एनी जॉइन ऑपरेटर दे आर परफॉर्म टू कंबाइन रोज फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, तो अगर जॉइन ऑपरेटर लगा हुआ है हमारा किसी भी टेबल पे या किसी भी क्वेरी पे, तो वो सेकेंड एग्जीक्यूट होता है कि ठीक है अब मुझे ज्वाइन करना है। अब मान लो ठीक है, मेरे को पता है मैं शू शॉप पे तो घुस गई, अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 साइज का ब्लैक कलर का शू। ठीक है, तो अब मैं शॉपकीपर को बोलूंगी ना मुझे 10 साइज का ब्लैक कलर का शू चाहिए, तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग फिल्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, या मुझे दो रिक्वायरमेंट है मैंने उनको कंबाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक ज्वाइन परफॉर्म किया वहां पे, करेक्ट। तो इसलिए फ्रॉम के बाद हमारा ज्वाइन क्लॉज यूज होता है। देन आता है हमारा वेयर क्लॉज। द वेयर क्लॉज फिल्टर्स द रो बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, rows that do not meet the condition are executed from the further processing। ठीक है, अब मैंने वेयर क्लॉज लगाया, अब मैंने वेयर क्लॉज क्या लगाया, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला मुझे शूज चाहिए तो मैं शू शॉप में चली गई, वो मैंने फ्रॉम यूज किया। देन मैंने ज्वाइन कहाँ यूज किया, ब्लैक कलर का एंड साइज। अब वेयर क्लॉज में मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ मुझे विदाउट लेसेस शू चाहिए, तो मैंने एक वेयर कंडीशन लगा दी है अपनी कि मुझे विदाउट लेसेस वाले चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी वेयर कंडीशन लग गई। देन फोर्थ होता है हमारा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, इफ देयर इज अ ग्रुप बाय क्लॉज द रोज आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉलम। अब मैंने ग्रुप क्या कर दिया कि मुझे सेमी फॉर्मल शूज चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि मुझे सिर्फ सेमी फॉर्मल सेक्शन से ही आप ला के दो, तो मैंने उसको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक है, देन अगर हैविंग क्लॉज है, हैविंग क्या करेगा, द हैविंग क्लॉज फिल्टर्स द ग्रुप रोज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि मेरा बजट 5000 रुपीज है, तो मुझे विद इन 5000 के शूज चाहिए। ठीक है, अब क्या करेगा शॉपकीपर, अब शॉपकीपर मुझे शूज ला ला के देगा, है ना। एक मिनट, हाँ एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, सॉरी। ओके, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, सिलेक्ट पे। अब मैंने जब अपने सारी कंडीशंस बता दी शॉपकीपर को, तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, वो मुझे शूज ला ला के देगा, है ना। तो वो होता है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। द सिलेक्ट क्लॉज डिटरमाइंस विच कॉलम टू रिट्रीव फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ठीक है, मैंने उसको अपनी सारी कंडीशन बता दी, अब वो मुझे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग शूज ला ला के देगा फॉर माई सिलेक्शन। ठीक है, देन आता है हमारा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, अब वो मेरे को एक तरीके के अलग अलग तरीके के दिखाएगा वो मुझे शूज, करेक्ट। किसी का शेप कुछ होगा, किसी का शेप कुछ होगा, तो वो हमारा आता है डिस्टिंक्ट। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डुप्लीकेशन रिमूव हो गई। ठीक है,
देन है ऑर्डर बाय. द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कॉलम एंड देयर रिजल्ट एंड देयर सॉर्ट ऑर्डर. अब मैंने उसको बोला कि जो आपका सबसे कॉस्टलीस्ट है मुझे वो दिखाओ एंड देन गो डाउन. तो मैंने उसका क्या किया, प्राइसिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस करवा दिया उससे. ठीक है, ऑर्डर करवा दिया. देन लिमिट क्लॉज क्या करता है, इफ देयर इज अ नीड to limit the number of rows in the result set, the limit offset clause is applied. ठीक है, तो अब लिमिट क्या करेगा, अब जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे ज्यादा मत दिखाना, मुझे आप 5-6 ही दिखाना, अगर मुझे उसमें से पसंद आएगा तो मैं परचेज कर लूंगी. तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ शूज सिलेक्शन को लिमिट कर दिया इन 5 to 6. ठीक है, तो समझ में आया कि ऑर्डर कैसे काम करता है. सबसे पहले हमारा फ्रॉम क्लॉज आता है, देन हमारा जॉइन आता है, देन वेयर क्लॉज आता है, देन फॉलोड बाय ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट ऑफसेट. लिमिट या ऑफसेट. ठीक है, ऑफसेट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे आपको 1-2 क्वेश्चंस बता दूंगी तो ऑफसेट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया है सबको. मैम ये ऑर्डर तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे मेरे को जैसे पूछना था कि मतलब हम ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये हम्म, हम एक ही क्वेरी में अप्लाई कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप एक ही क्वेरी का बताओ या आप एक ही बार का बताओ. वो आपको नहीं, सिर्फ फॉर एग्जांपल बोलेंगे कोई कि ऐसी। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ. ठीक है, तो आपको सारे क्लॉजेस जो हैं, जो भी सिंटेक्सेस आप यूज करते हो, आपको सबका बताना है. अगर मैं बोल दूंगी फ्रॉम हैविंग सिलेक्ट लिमिट, नहीं काम करेगा, मुझे A to Z बताने पड़ेंगे, और ये जो 9 क्लॉजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे नहीं आपके वो केसेस कहीं नहीं आ रहे हैं, आपके एग्रीगेशंस कहीं नहीं आ रहे हैं कि नहीं मुझे तो सम इधर लगाना चाहिए था या मुझे ये इधर लगाना चाहिए था. वो सब कहीं नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिससे आपकी क्वेरी बनती है. इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको पता होना जरूरी है. ठीक है, ओके। हाँ ये एक क्वेरी में भी सारे लग सकते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं भी लग सकते हैं. अगर नेसेसरी है कि मुझे चाहिए तो मैं लगा भी सकती हूँ, अगर नहीं नेसेसरी है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं हटा भी सकती हूँ. ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बना सकते हैं. हो सकता है किसी एक क्वेरी में मैं 2-2 3-3 बार भी यूज करूं, जिसको हम नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं. राइट, सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी. तो सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी में मैं सेम सिलेक्ट स्टेटमेंट को 4 बार भी लिख सकती हूँ. ठीक है, 1 मिनट देना. सॉरी, हाँ. तो अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बाकियों को भी समझ में आया, कौशल, विप्लव. यस मैम. यस मैम तने सो पहले सबसे पहले तो हाँ मैम सिलेक्ट आना चाहिए ना. बेसिकली वी यूज नहीं, सिलेक्ट. नहीं, वही मैंने समझाया कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो. ठीक है, चलो मैं राइट. आपके पर्सपेक्टिव से लेती हूँ, कोई भी आप मुझे एक चीज बता दो, जॉब शॉप करने जाने की. चलो मान आप, लीजिए हम कपड़े कपड़े शॉप करने जाना है चलो आपको. ठीक है, आप शर्ट शॉप करने जा रहे हो. राइट. ठीक है, जब आप शर्ट शॉप करने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको कौन से ब्रांड की शर्ट चाहिए, है ना. राइट. आप एक मॉल में घुसे, उस मॉल में आपको पीटर इंग्लैंड भी मिल रहा है, आपको ब्लैकबेरी भी मिल रहा है, आपको वैन हुसन भी मिल रही है, देन आपको एरो की भी शर्ट मिल रही है. ठीक है, अब आपको राइट. डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रांड की शर्ट में जाना है राइट. ना. तो सबसे पहले आपने बोला
मुझे जाना है एरो। तो एरो क्या हुआ, आपका एक कंप्लीट डेटाबेस में से आपने को कहां से लेना है आपने वो सोचा, तो दैट्स योर फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम विच शॉप यू हैव टू टेक इट, राइट। तो सबसे पहले आप शॉप डिसाइड करोगे एंड यू गो टू दैट शॉप, करेक्ट। तो आपने डेटाबेस में से एक डेटा को देखा कि अच्छा फ्रॉम दिस डेटा आई वांट माय थिंग या आई वांट माय आंसर, है ना। तो इसलिए सबसे पहले फ्रॉम आया, ठीक है। तो आपने अब आप एरो में चले गए, ठीक है। नाउ अब आपको लेनी है शर्ट, आप शर्ट लेने ही गए हो ना, राइट। ठीक है। तो आपने अब डिसाइड किया मुझे चाहिए सेमी फॉर्मल शर्ट ऑफ सेमी फॉर्मल एंड साइज जो भी आपका 42 साइज, ठीक है। तो अब आपने ये दो वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। आपने दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करके शॉपकीपर को बता दिया, तो ये हुआ आपका ज्वाइन स्टेटमेंट, ठीक है। अब वेर यानी आपकी कंडीशन, आपने कंडीशन ये लगा दी कि सेमी फॉर्मल शर्ट्स में आपकी राउंड नेक भी आती है, आपकी कॉलर्ड नेक भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया मुझे सिर्फ कॉलर्ड नेक चाहिए, ठीक है, एंड मुझे चेक्स में नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने कंडीशन लगा दी कि मुझे राउंड नेक नहीं चाहिए, मुझे कॉलर नेक ही चाहिए और मुझे चेक्स नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका वेयर क्लॉज, ओके। ओके। देन आपने उसको ग्रुप बाय कैसे किया, आपने बोल दिया कि मुझे सिर्फ कॉटन फैब्रिक में ही चाहिए। तो अब आपने शर्ट्स की जो ढेर सारी वैरायटी थी उसको आपने एक ग्रुप पे डाल दिया कि सिर्फ कॉटन सिलेक्शन, जो कॉटन सेक्शन है मुझे सिर्फ उसी से चाहिए, करेक्ट। तो आपने राइट। उसका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, राइट। देन आपने बोला कि भैया मेरा एक शर्ट का बजट है 3,000 रुपए, है ना। तो यहाँ आपने एक हैविंग क्लॉज डाल दिया। हैविंग क्लॉज कैसे डाला, आपने उसको बोल दिया कि मैक्स एमआरपी जो है वो मुझे 3,000 चाहिए, ठीक है। तो राइट। having max MRP is equals to or less than 3,000, ये आपने एक और कंडीशन दे दी, ठीक है। अब आपकी सारी कंडीशंस को लेके शॉपकीपर या सेल्समैन जो है वो आपको दिखा रहा है अब शर्ट्स। नाउ आपको जो वो शर्ट दिखा रहा है आप उसमें से सिलेक्ट करोगे, यस। करेक्ट। तो यहां आपका आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड यस जब मैम। आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक जैसी तो नहीं ले लोगे ना, आप जैसे सॉलिड ब्लू है तो अगर आपको 4 शर्टें खरीदनी है तो आप चारों सॉलिड ब्लू तो नहीं खरीद लोगे, नो मैम। है ना। हो सकता है आपको एक प्रिंटेड खरीद लो, आप एक सॉलिड खरीद लो, देन कुछ एक दूसरे टाइप की आप खरीद लो, है ना। कोई भी प्रिंट आप दूसरा ले लो, ठीक है, आप वैसी लोगे। तो यहाँ आ गया आपका डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब आप ओके। जब सिलेक्ट कर लिया आपने सब कुछ है तो अब आपको प्राइजेस पूछने हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें से सबसे महंगी से सबसे सस्ती आप मुझे बताओ कि ठीक है ये 3,000 की है, ये 2,500 की है, ये आपकी 2,100 रुपए की है, ये 1,500 रुपए की है, 1,000 रुपए की है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्राइस को आपने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया, ठीक है। ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डर लग गई, ओके। यस मैम। एंड जब आप गए तो आपने उसको बोला कि भैया आप मुझे लिमिटेड 10-12 शर्टें ही दिखाना, मुझे अगर अच्छी लगी देन आई सिलेक्ट इट, अदरवाइज आई रिजेक्ट इट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने उसको लिमिट कर दिया, अपनी सिलेक्शन को आपने लिमिट कर दिया, ठीक है। या उसने आपको 10 दिखाई, आपको सिर्फ 4 ही चाहिए तो आपने उसको लिमिट टू 4 कर दिया, आपकी परचेज लिमिट 4 हो गई, ठीक है। अब समझ में आया ऑर्डर कैसे चला यहाँ पे, यस मैम। फ्रॉम पहले क्यों आया और सिलेक्ट बाद में क्यों आया, यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये सीक्वल जो है ना इसको आप अगर अपने रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ मैच करोगे तो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके।
Yes, Just ma'am. one. ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक बार फिर से रीड कर लो, आप लोग सब अपने से सारा कुछ रीड कर लो। एक बार दोबारा रीड कर लो सबके सब इसको। एंड कौशल, जो आपका क्वेश्चन था कि सिलेक्ट पहले क्यों नहीं आएगा, फ्रॉम पहले क्यों आएगा, ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट? कि आप तो सिलेक्ट कर रहे हो ना चीजें, तो फिर पहले सिलेक्ट क्यों नहीं आ रहा, पहले फ्रॉम क्यों आ रहा है, तो ये भी पूछते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आप भी कुछ रेलेवेंट वैसा ही एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? Yes, ma'am. मैंने आपको एक क्लॉथ का एग्जाम्पल दिया, आप एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है? ट्राई ये करना कि जब भी इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, वो मैक्सिमम एम्प्लॉय लेवल पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब आप अपना ये आंसर दो, अगर वैसे तो जनरली नहीं पूछेंगे कि ये पहले क्यों, ये बाद में क्यों, नहीं पूछते हैं, बट इफ बाय चांस वो पूछ लें, तो ट्राई कि आप उसको एज एन एम्प्लॉय लेवल पे ही आंसर करो, Okay. ठीक है? ट्राई, आई एम जस्ट सेइंग ट्राई, बट अगर नहीं होता, आपको लग रहा है कि नहीं यार वो एम्प्लॉय लेवल पे मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, जो एग्जाम्पल मैंने सुना है या पढ़ा है मैं वही रिलेट कर पाऊंगा, तो देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, अब हम आते हैं हमारे केस स्टेटमेंट में, ठीक है? तो सबसे पहले हम आज केसेस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम सब क्वेरीज पे जाएंगे। तो केस स्टेटमेंट क्या होता है? केस एक्सप्रेशन एंड सीक्वल इनेबल्स कंडीशनल लॉजिक विद इन क्वेरी, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक लॉजिक क्रिएट करता है क्वेरी के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कि मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? अब इन एम्प्लॉयज को आप 5 कैटेगरी में बांट दो, जो मुझे अब प्रमोशन देनी है, ठीक है? अब मुझे प्रमोशन देनी है, तो मुझे उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है। अब मैं कैटेगरीज में डिवाइड कैसे करूंगी? मैंने बोला जिनको 1 साल से 2 साल तक हुआ है, 1 to 2 years जिनको हुआ है, उनको आप एक कैटेगरी में डाल दो, ठीक है? और उनको आप प्रमोशन दे दो 10% का, इंक्रीमेंट दे दो आप 10% की। जिनको 2 से 3 years हो गया है, उनको आप दे दो 15%। जिनको 3 से लेके 5 हो गया है, उनको आप दे दो 20%, ठीक है? तो मैंने अब ये कंडीशन लगा दी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, है ना? उस सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, हम केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है? उन सिनेरियोज में हम केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख ही रहे हो, है ना? इसको हम एक एग्जांपल से चलो सॉल्व भी करते हैं। हम पहले देखते हैं, हमने 2 स्टूडेंट टेबल बनाया था, तो उनमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी केस स्टेटमेंट को लिखते हैं। ओके, सबने स्टूडेंट टेबल बना लिया था? विप्लव एंड रजत, आप दोनों ने बना लिया था? यस आई हैव। ठीक है, स्टूडेंट 1 में देखते हैं हमारे पास क्या है, यही तो फिर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टूडेंट 1 में यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे पास रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, सब्जेक्ट
है हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स है ना, तो अब हम यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स से ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से लेके 89 तक मार्क्स हैं। अब मुझे चाहिए, अब हम लोग क्लास में क्या करते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता था, है ना, हम जाते थे तो हमें ग्रेड्स मिलते थे, ए ग्रेड, A+B+B, C+C, है ना, ऐसे ग्रेड्स मिलते थे हमें। पहले ग्रेडिंग सिस्टम होती थी। तो वो ग्रेडिंग कैसे होती थी, जितनों को भी 90 to 95 या 99 to 95 या 99 to 90 मिलता था, 91 मिलता था, उनको हम A+ देते थे, देन फॉलोड बाय A, फॉलोड बाय B+, फॉलोड बाय B, है ना। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार केस। ठीक है, अब केस क्या कर रहा है, केस ये बोल रहा है कि हमारे को एक ग्रुप बना के दे दो। केस माने एडवांस वर्जन ऑफ वेयर क्लॉज आप बोल सकते हो। ठीक है, मैंने बोला व्हेन स्टूडेंट मार्क्स इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, या चलो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, देन ग्रेड ए। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 90 या 90 से ऊपर है ना, तो उनको हमें ग्रेड ए देना है। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन ग्रेड बी। व्हेन स्टूडेंट marks is greater than equals to चलो मैं 60 कर देती हूँ। ठीक है, 60 तो है ही नहीं, यहाँ पे हम 50 ले लेते हैं। 50, देन ग्रेड सी। और मैं बोल रही हूँ कि अब अगर इसमें इतने में भी नहीं आया स्टूडेंट, तो फिर वो फेल है। ठीक है, एल्स फेल। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये मैंने क्या किया। मैंने बोला अगर स्टूडेंट का, यहाँ पे केस में हम व्हेन लिखते हैं जब हमें डिस्क्राइब करना हो कि हमें क्या चाहिए। तो व्हेन कब लिखूंगी, जब मैंने बोला कि जब बच्चे का, है ना, मार्क्स 90 या 90 से ऊपर होगा तब उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो जब को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, देन ग्रेड ए। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे केस, क्योंकि हम इसको और तो किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो वही हमारा केस स्टेटमेंट होता है। अलाउज टेलर्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। टेलर्ड रिजल्ट यानी क्या होता है, जब हम उसको अपनी तरह से डिजाइन करते हैं। टेलर्ड का मतलब ही होता है अपनी तरह से उस चीज को डिजाइन या मॉडिफाई करना। ठीक है, support simple case for matching values and search case for evaluating condition। है ना, तो इसमें हम या तो इवेल्युएट करते हैं कंडीशन को या हम उसको मैच करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय सबके साथ चलता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था, कहाँ आ गया। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कि एंड क्या करो। अब हमें इसे नाम देना है, हमें कोई एक कॉलम नेम देना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया एंड एज ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, तो हमें एक टेबल का नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आएगा। ठीक है, वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक है,
अब इसको हम रन करते हैं। क्यों नहीं रन हुआ ये? एम्प्लॉयज डॉट स्टूडेंट वन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया। जहां पे 90 80 से बड़ा है मार्क्स, वहां पे हमने ग्रेड बी बोला था, तो ये ग्रेड बी आ गया। जहां हमने अगर 50 से बड़ा है, 50 या 50 से बड़ा, 50 के बराबर या उससे बड़ा है, तो उसको आप ग्रेड सी दे दो, तो ये ग्रेड सी आ गया। और बाकी सबको फेल बोल दो, तो ये बाकी सब फेल हो गए। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही कंडीशन लिखते हैं जब हमें मालूम होता है। इसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको अगर मैं सैलरी से, चलो सैलरी का भी लेके सॉल्व करते हैं। अभी मैं रिसेंटली ही यूट्यूब पे एक क्वेश्चन देख रही थी जो सैलरी से रिलेटेड था, है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन बताने की। उसके लिए आगे हमें और भी बहुत से क्लॉजेस लेने होंगे, बट वो एक्चुअली एक सब क्वेरी पे डिवाइडेड था, ठीक है। तो जब हम सब क्वेरी पढ़ेंगे और जब हम आगे विंडो फंक्शंस पढ़ेंगे, मैं वो कंप्लीट क्वेश्चन तब बताऊंगी। बट अभी मैं उसको एक शॉर्टकट पे आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो हम अब सैलरीज का देख लेते हैं कि हमारे सैलरीज पे कौन कौन से कॉलम्स है, ठीक है। वो हमें यही दिख जाएगा। हमारा एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट है और टू डेट है। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है कि, चलो मैं एक बार सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, select max salary and minimum salary from salaries। तो हमारी यहाँ मैक्स सैलरी है 158220 और मिनिमम सैलरी है 38735, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ग्रेड्स बनाने हैं, ठीक है। तो ग्रेड्स मुझे कैसे बनाने हैं? जिनकी सैलरी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 38,735 है ना। तो मैंने बोला जिनकी भी सैलरी 1 लाख से नीचे है, ठीक है, बिलो 1 लाख, 1 लाख या इक्वल्स टू 1 लाख है, उनका मेरे को चाहिए कि उनको आप दे दो जूनियर एम्प्लॉय। उनको आप नाम दे दो जूनियर एम्प्लॉय। जिनकी सैलरी 5 लाख या 5 लाख से ऊपर है, उनको आप दे दो सीनियर एम्प्लॉय। देन जिनकी सैलरी समवेयर अराउंड 50 लाख के आसपास है, उनको आप दे दो, ये 15 लाख हो गया ना ये, हाँ 15,82,000 मैक्स है ना, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया जिनकी 10 लाख है, उनको आप दे दो असिस्टेंट मैनेजर, और जिनकी 20 लाख के आसपास है, उनको आप दे दो मैनेजर। अब मेरे को इस टाइप से डिवाइड करना है अपनी सैलरीज को, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगी, कोई बताएगा मुझे, या आप लोग खुद से लिखने के लिए ट्राई करोगे? ट्राई करेगा कोई? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मुझे क्या चाहिए, उसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये है, तो मुझे चाहिए जूनियर एम्प्लॉय। देन जब सैलरी की रेंज इक्वल्स टू 5 लाख है, तो मुझे चाहिए सीनियर एम्प्लॉय। देन जब सैलरी की रेंज 10 लाख है, तो तान्या मुझे, वो शायद वन हाँ लाख 58 है। यस यस। सॉरी
वो जो हाईएस्ट सैलरी है ना 1,58,000 है, वो 15 नहीं है शायद से। ओके ओके, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो इसको हम उस टाइप से डिवाइड कर देते हैं ना, इसको आप यहाँ पे कम कर दो, ये लो एक एक जीरो आप यहाँ पे कटा दो, ये 50,000 हो गई आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको चलो आप मैनेजर दे दो। ठीक है ना। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसको कुछ भी एंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई भी डेजिग्नेशन दे दो, नॉट वैलिड या कुछ भी, नो एम्प्लॉय। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, केस स्टेटमेंट अभी जो मैंने बताया। सब कर रहे हैं ना अपने अपना सॉल्व। और इसको आप लोग दे दो, एंड में नाम क्या दोगे, इसको एंड कर दो आप डेजिग्नेशन, ठीक है, DES बस ऐसे लिख दो, या DEG लिख दो, DEG लिख देना एंड में। बन गया सबसे, बन रहा है, मैं बनाऊं। इसमें जूनियर एम्प्लॉय, देन जूनियर एम्प्लॉय के बाद एल्स नहीं आएगा ना? नहीं, ठीक एल्स तब आएगा जब हमारा सारा कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, जब हमारी सारी कंडीशनिंग खत्म हो चुकी है, अब हमें है कि हमारी है। आगे और कोई कंडीशन नहीं है, ओके ओके। तब वहां पे एल्स स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, लिख रहे हैं सब कोई। यस। एल्स में आपने क्या बताया था मैम, क्या लिखने के लिए? नो एम्प्लॉय। ओके। मैं लिख के रख रही हूँ, आप लोग सबको बाद पे दिखाऊंगी।
मैम बन गया है। बन गया? यस। ठीक है। सबका बन गया? हाँ बन गया। ओके, ठीक है। तो कौन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है? अच्छा, क्या लिखा है हाँ बस मैम वही इतना बोलने बताओ। वाला था। चलो, कौन क्या लिखा है ये बताओ। रजत बताओ क्या लिखा है। हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं, उसमें ज़्यादा आपको दिख ही जाएगा सारा। करो करो, चलो करो। दिस कैन नॉट स्क्रीन ऑप्शन आ रहा, कैन नॉट शेयर। अब करो। तो ये है मैम। हम्म Select star from case when salary is greater than junior employee, senior employee, manager, else no employees, and designation from डेजिग्नेशन फ्रॉम salaries। सैलरीज, ठीक है। विप्लव? और इसका ये निकल के आया था हम्म ये। ठीक है। ओके, गुड। ओके। विप्लव? तान्या मैंने बुक में लिखा है तो अच्छा, सेम लिखा था ऑलमोस्ट, आपने? हाँ ऑलमोस्ट सेम लिखा था, बस मैंने एल्स लिख दिया था क्योंकि मैं थोड़ा उसमें ही कंफ्यूज हो गया, एल्स के हाँ, बाद कुछ कोई आएगा बात कि नहीं। नहीं, नहीं एल्स लिख सकते हो आप, कोई हाँ हाँ। प्रॉब्लम नहीं। कौशल, सेम लिखा था आपने भी? यस। ठीक है, ओके। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। सबने ऐसे लिखा था? हाँ ऐसे ही। ठीक है, हाँ जस्ट मैंने एंड के आगे एज डिफाइन नहीं किया था, वो मतलब मैंने डायरेक्ट डेजिग्नेशन। कोई बात नहीं, वैसे भी चल जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ मैं कोई भी फंक्शन लगा सकती हूँ। मुझे वेयर क्लॉज चाहिए, मैं वेयर क्लॉज लगा सकती हूँ। मुझे ग्रुप बैच चाहिए, हैविंग चाहिए, कुछ भी कंडीशन चाहिए मैं वो भी डाल सकती हूँ उसमें। ठीक है, बट वो बेसिकली आपसे पूछेंगे नहीं। अगर नॉर्मल केस स्टेटमेंट पूछेंगे तो वो या तो ऐसे पूछेंगे, या तो वो विंडोज के साथ पूछते हैं। ठीक है। अभी जो रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, वो आया था कि टेल दी टॉप टू सैलरीज फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड पुट इट इन अ रेंज। ठीक है, जिसमें रेंज होनी चाहिए। तो अगर जैसे 1 लाख to 10 लाख की वन रेंज डालो, उसके उसमें से क्या बढ़ाएगा। फिर 20 to 30 लाख का रेंज है, तो इस टाइप से उसमें रेंज भी डालनी थी। प्लस जो मैक्स सैलरीड एम्प्लॉयड है, दो पर डिपार्टमेंट से, वो भी निकालना था। ठीक है, तो इस केस में हमने वहां पे विंडो फंक्शंस भी यूज किए थे एंड सब क्वेरीज भी यूज की थी। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, आ रहा समझ में? इस केस में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको यूनियन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। ठीक है, उसमें आईसीसी वर्ल्ड आईसीएस आईसीसी सॉरी आईसीसी वर्ल्ड कप का डेटा था, जिसमें सब कंट्रीज का आपस में मैच था। उसमें आपको ये बताना था कौन सी कंट्री ने कितने मैचेस खेले और कितने मैचेस जीते। ठीक है, तो उस केस में भी आपका, और सिर्फ एक ही टेबल था, उस पर्टिकुलर टेबल को ही एक दूसरे के साथ आपको यूनियन भी करना था। उसमें आपको सब क्वेरी भी लगानी थी, उसमें आपको केसेस स्टेटमेंट भी लगाने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो।
है ना, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। उसको करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे अगर वो नहीं है टेबल्स तो वो टेबल्स को बना लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्रिकेट का टेबल ही नहीं है, आप एक छोटा सा टेबल बना लो, 5-6 डेटा का एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लो। तो उससे आपका क्रिएट फंक्शन भी, आपका क्रिएट सिंटेक्स का भी प्रैक्टिस होगा, इनटू का भी प्रैक्टिस होगा। बाकी और कैसे डेटा आप कर सकते हो, तो जितने आपके मल्टीपल टेबल्स बनेंगे आप उतने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको करो, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। ओके, तो केस स्टेटमेंट सबको समझ में आया? बहुत इजी है केस स्टेटमेंट, है ना? यस यस, इट्स जस्ट दैट इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है ज्यादा। प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसमें ही नहीं सब में प्रैक्टिस चाहिए होती है। बहुत हम इजी चीजें हैं, सब में आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हम बेसिकली जो एक पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट होती है वो एक ही कॉलम के लिए वैलिड होती है, एक केस स्टेटमेंट। हम्म। जस्ट हाँ, जस्ट लाइक अ वेयर क्लॉज। करेक्ट। अगर आपको मल्टीपल लिखनी है तो आप मल्टीपल केस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, वो सब क्वेरी हो जाएगी। ठीक है, और उनको आप आपस में यूनियन कर दो, वैसे भी कर सकते हो। जैसे अब मुझे मल्टीपल लिखना है तो मैं मल्टीपल केस स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, दो अलग अलग टेबल बना के मैंने उसको यूनियन कर दिया, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। वो ऐसा नहीं है कि एक सिंटेक्स है तो आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, उसको आप मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते, आप उसको मल्टीपल बार भी यूज कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली तो ये ग्रेड वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत रेयर केसेस में दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अगर बाई चांस पूछे गए तो आपको आना जरूरी है। ओके। ओके, यस मैम। तो अब हमारा बेसिकली सिर्फ दो टॉपिक्स बच रहा है। एक टॉपिक है हमारा विंडो फंक्शंस, जिसमें आपके मेनली जो है वो तीन ही सिंटेक्स यूज होते हैं, फंक्शंस यूज होते हैं, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। ठीक है, बेसिकली ये तीन ही यूज होते हैं आपके। बाकी लीड लैग जो आपने रजत ऑलरेडी किया हुआ है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो वो आप अपने लेवल पे भी देख सकते हो कि लीड लैग क्या होता है, बट वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट। सेकेंड जो आपका टॉपिक बचा है वो बचा है सब क्वेरीज। ठीक है, सब क्वेरीज एंड नेस्टेड क्वेरीज, उसका मतलब होता है एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखना, राइट? तो यही आपके दो टॉपिक्स अब बच रहे हैं। तो व्हाट यू वांट मी टू डू, हम आज की क्लास में कंटिन्यू करें विंडो फंक्शन से, और यू वांट अ सेपरेट क्लास अगर आज थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया है तो? क्योंकि कल फॉर श्योर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। मैम एक टॉपिक और था नॉर्मलाइजेशन वाला, तो क्या? वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, वो ज्यादा पूछते भी नहीं है, सिर्फ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या होता है। चलो आज अपना ऑलमोस्ट टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, तो मैं एक बार ये इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वल, ये हमने देखा था, क्रिएट, डिलीट एंड अपडेट, एक्सेस, मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई डेटा। ठीक है, then retrieve and summarize in necessary information from table or several tables, add or remove certain rows or columns from a table। ठीक, फिर उसके बाद इसको मैं और थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दूंगी यहाँ पे।
कि आपका टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स कौन कौन से है। तो सबसे पहला आपका होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप डिफाइन करते हो। फिर होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आप मैनिपुलेट, डिफाइन का मतलब आता है आपका क्रिएट, इंसर्ट, ठीक है, अल्टर। मैनिपुलेट में आपका आ जाएगा कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अपडेट, डिलीट, है ना, ये सब आपका मैनिपुलेट हो गया। देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, जिसमें आपका आता है रिवोक एंड ग्रांट। फिर आपका आता है डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये कुछ नहीं है, कंट्रोल करता है, जैसे ग्रुप बाय वगैरह हो गया आपका। देन है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज एक ही होती है आपकी, वो है सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं और डिफरेंट टाइप से, यहाँ पे मैं एक स्लाइड और जोड़ दूंगी जिसमें इसका पूरा, और इसमें कौन कौन से आपके सिंटेक्स यूज होते हैं वो मैं नीचे ऐड कर दूंगी, इसमें एक स्लाइड और जुड़ जाएगी। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स है। तो आपका सबसे पहले लिखना है, आपको क्रिएट कमांड लिखना है, फिर टेबल लिखना है, देन टेबल का नेम लिखना है, क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ टेबल लिखना जरूरी है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन आपको सारे कॉलम्स और उनके डेटा टाइप्स डिफाइन करने हैं। एंड अगर कोई प्राइमरी की है तो आप वहां पे प्राइमरी की भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय स्टार्टिंग विथ आर। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे को किसी स्ट्रिंग का या किसी एक स्पेसिफिक, ये स्ट्रिंग ही हो गए है ना, इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड जो होता है वो हमारा लाइक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइक यूज करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक आर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि सेकेंड अल्फाबेट आर है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लाइक, यहाँ पे क्या आ जाता, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। सिर्फ अंडरस्कोर आर। ठीक है, अंडरस्कोर आर परसेंटेज। अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब, अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा दोगे यानी उसका मतलब होता है कि आपका थर्ड अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, ओके। मैंने सेकंड बोला। पर अंडरस्कोर आपका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है ना। तो अंडरस्कोर यानी आपका पहला कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, सेकंड आपका आर आना चाहिए। अंडरस्कोर अंडरस्कोर मतलब फर्स्ट और सेकंड कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, थर्ड आपका आर आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, कि आपका फर्स्ट आर होना चाहिए और थर्ड आपका सी होना चाहिए, तो फिर कैसे लिखोगे। आर आर अंडरस्कोर सी। आर अंडरस्कोर सी परसेंटेज। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं कि लास्ट आर होना चाहिए, परसेंटेज आर। परसेंटेज आर, करेक्ट। राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फेच टॉप एन रिकॉर्ड्स। ठीक है, टॉप फेच टॉप एन रिकॉर्ड्स बोल रहा है ना, तो एन में आपका हो सकता है मैं बोल दूं कि फेच टॉप 5 रिकॉर्ड्स। तो 5 रिकॉर्ड्स के लिए आपको पता है, अगर मैं 5 रिकॉर्ड्स बोल रही हूँ तो इसका मतलब आपका लिमिट तो आ ही गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझना है, मैंने बोला 5 रिकॉर्ड्स, तो 5 रिकॉर्ड्स यानी यहाँ पे लिमिट लग गई 5 की। अब मैंने क्या बोला, टॉप 5। टॉप 5 मैंने किससे, कौन से ऑर्डर से मांग रही हूँ, मैं एक ऑर्डर मांग रही हूँ, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में मांग रही हूँ, तो अपने आप आपका यहाँ ऑर्डर आ गया, ऑर्डर बाय। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया है कि टॉप 5 सैलरीज, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर बाय सैलरी करनी है या एम्प्लॉय आईडी है या डिपार्टमेंट आईडी है या डेजिग्नेशन है, जो भी है। तो यहाँ पे आपकी वो चीज आ गई, सेल्स प्राइस है तो सेल्स प्राइस हो गई आपकी, प्रोडक्ट प्राइस हो गई, है ना, सेल्स वैल्यू हो गई, कुछ भी है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो और फिर समझो कि ये क्या मांग रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेच टॉप 5 रिकॉर्ड्स, है ना, तो 5 रिकॉर्ड्स यानी लिमिट, और टॉप 5 यानी ऑर्डर बाय, तो अपने आप ही आ गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग, लिमिट ऑफ 5। ठीक है,
हाउ टू सिलेक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स। कॉमन रिकॉर्ड्स कैसे निकालूंगी मैं दो टेबल के? यूनियन से निकाल सकते हैं ना। ज्वाइन यूनियन से कॉमन रिकॉर्ड्स कैसे निकालूंगी? ज्वाइन सर इंटरसेक्ट से निकाल सकते हैं ना, इंटरसेक्शन बोल करेक्ट। रहा था ना कि वो। या तो मैं इंटरसेक्ट यूज कर सकती हूँ अगर सारा कुछ मतलब वैल्यू कॉमन है, कॉलम वैल्यू उनका डेटा टाइप सब कुछ सेम है, तो मैं इंटरसेक्ट यूज कर सकती हूँ। अगर सब सेम नहीं है तो फिर मैं क्या यूज कर सकती हूँ? मुझे कॉमन वैल्यू निकालनी है लेकिन डेटा टाइप कॉलम टाइप मतलब स्कीमा कंप्लीट स्कीमा ऑफ दोनों टेबल सेम नहीं है। सेम है तो इंटरसेक्ट करेक्ट आंसर था, सेम नहीं है तो इनर ज्वाइन। करेक्ट इनर जॉइन। ठीक है, तो ज्वाइन, यहाँ इनर पे हो ज्वाइन जाएगा लगाएंगे आपका तो। इंटरसेक्ट ऑपरेटर है, ये आपका एक आ गया। और अगर नहीं है तो आप जॉइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड? ये मुझे कौन बताएगा? रजत बताओ, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? Yeah, so in drop table, in the drop command, we can completely drop the table. So the space consumed by the database is completely gone. But in the ओके truncate statement, the only the data in the table is gone, but the table is itself is there, and the space for that table is also there. ओके और मतलब वो completely drop नहीं होता truncate command में, हाँ मतलब जो ठीक है, हमारे columns ये सब होते हैं वो और क्या डिफरेंस है? ये तो एक हुआ, और विप्लव? अ, ड्रॉप में रोल बैक नहीं कर सकते, ट्रंकेट में कर करेक्ट सकते रोल बैक। करेक्ट, ठीक है, ये यही दो मेन होते हैं। ठीक है, आपको इसको इस टाइप से बताना है कि व्हेन यू यूज ड्रॉप, ठीक है, द टेबल इज रिमूव्ड परमानेंटली विथ इंक्लूडिंग इट्स स्कीमा। ठीक है, जो आप बोल रहे हो स्ट्रक्चर, या तो आप स्ट्रक्चर बोलो या तो आप स्कीमा बोल दो। ठीक है, when you use a truncate then only the data gets removed but the schema or the structure remains। ठीक है, तो आप जो ये बोल रहे हो ना कि स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट की बात मत करना। ठीक है, नहीं तो वो पूछ लेंगे कि इतना क्या स्पेस हो रहा है। ठीक है, कि ट्रंकेट कितना स्पेस खाता है या ड्रॉप कितना स्पेस ले जाएगा आपका, स्पेस की बात ही मत छेड़ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में वो आपको उठा के ले जाएंगे। सिर्फ ड्रॉप में ये बोलना है कि ओके कंप्लीट स्कीमा डिलीट हो जाता है, ट्रंकेट में डेटा डिलीट होता है बट स्कीमा रिमेन्स। ओके, ठीक है, अब ये कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस इक्वल क्वेरी यूज टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी? कौशल ट्राई करोगे? थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऐसी बता दो। हाईएस्ट के लिए तो मैक्स की यूज फंक्शन यूज करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, एक मैक्स एंड यूज किया आपने, ठीक है, हाँ जी, और वेयर क्लॉज लगा के इक्वल टू 3 कर देंगे तो हम्म, थर्ड मैक्स सैलरी अच्छा उसकी हो ये जाएगी। बताओ, मैक्स लग गया आपका है ना, मैक्स सैलरी लग गया, Right. तो मैक्स आपका हाँ, कौन सा फंक्शन है? मैक्स तो एग्रीगेट फंक्शन है ना अपना। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम वेयर क्लॉज लगा सकते हैं क्या? नो लगा सकते, हैविंग क्लॉज लगा सकते हैं उसके साथ, आपने हाँ आप ही बताया था आज। ठीक है, ठीक है, बट इसमें कोई क्लॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पर अब जैसे हम मैक्स लगाएंगे तो वो तो सबसे ज्यादा बताएगा ना, फिर थर्ड मैक्स देखो, कैसे निकालेंगे। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, लिमिट ऑफ वन, ऑफसेट ऑफ टू। ऑफसेट क्या काम करता है? ऑफसेट ऐसे काम करता है कि हमें जब कोई एक नंबर चाहिए है ना, मैंने बोला मुझे एक ही, अब मुझे थर्ड सैलरी चाहिए, मतलब मुझे एक ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिमिट लगा दी। अब ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट ये करता है कि जैसे मुझे थर्ड चाहिए
तो 3 - 1 करूंगी मैं, तो वो पहले के जितने हैं उनको रिमूव करके थर्ड नंबर को वो मुझे ला के देगा। ठीक है, तो मुझे अगर फिफ्थ सैलरी चाहिए तो 5 - 1 करूंगी मैं, तो वो ऑफसेट का ये मतलब होता है एलिमिनेट करना। समझ में आया? ऑफसेट का मतलब होता है टू एलिमिनेट और टू स्किप। ठीक है, तो अगर मुझे थर्ड नंबर की सैलरी चाहिए तो मुझे पहले के दो को ही स्किप करना पड़ेगा, हाँ जी। है ना? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिट ऑफ 1 ऑफसेट ऑफ 2। और वैसे भी मैंने अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया तो मुझे तो मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो यस, सबसे जैसे सिंपलेस्ट वे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट ऑफ 2 करते तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ सैलरी शो करता है, और ऑफसेट 2 करते तो। करेक्ट। ठीक है, ओके। व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स डू यू नो विप्लव? There are four types of join. One is inner join, then second is left outer, third is right outer, and the fourth one is self join. ठीक है, आप भूल रहे हो कुछ जॉइन, एक जॉइन आप भूल रहे हो। एक और है, हाँ हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली वो अपन ने आप पढ़ा दो था। और भूल रहे हो। ठीक है, आप एक फुल जॉइन भूल गए और आप एक क्रॉस हम्म। जॉइन भूल गए। क्रॉस जॉइन, या ठीक है, तो आउटर जॉइंट बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे चार जॉइंट्स होते हैं। पहला है हमारा इनर जॉइन, नेक्स्ट है हमारा आउटर जॉइन, फिर है हमारा क्रॉस जॉइन और फिर है हमारा सेल्फ जॉइन। और आउटर जॉइन जो है वो तीन तरीके के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ठीक है, अब याद रहेगा। यस यस। इसको कभी भी पढ़ना हो ना, इसको प्लीज एक टैबुलर फॉर्म बना लेना, है ना? मतलब जो एक ग्राफिकल फॉर्म बनता है ना, अगर आप उसको उस टाइप से बनाओगे ना तो उसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और जॉइन आता है हमारा, जो हमारा होता है एंटी जॉइन। ठीक है, तो एंटी जॉइन बेसिकली हमारा क्या काम करता है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, वैसे एंटी जॉइन कोई पूछता नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियोज में कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा एंटी जॉइन का, तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछते। बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू कि एंटी जॉइन क्या होता है। ये हो गया हमारा टेबल 1। टेबल 2 में भी हमारा ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है एंटी जॉइंट बेसिकली क्या करता है दोनों टेबल्स में से, ठीक है, अगर मैं बोलूंगी टेबल 1, ठीक है, टेबल 1 लेफ्ट एंटी जॉइन टेबल 2। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये क्या करेगा कि टेबल 1 को मैंने एंटी ज्वाइन किया है टेबल 2 से, तो ये दोनों टेबल्स में जाएगा और टेबल 1 में जो भी वैल्यूज हैं जो टेबल 2 से मैच नहीं करती, ठीक है, अनकॉमन वैल्यूज ऑफ टेबल 1, सिर्फ वही वैल्यूज को ये रिटर्न करेगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे जैसे यस वन मैम। टू थ्री फोर फाइव है टेबल 1 में, टेबल 2 में है 1 2 3 6 7। ठीक है, तो अब अगर मैंने एंटी ज्वाइन किया तो एंटी ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल्स पे जाके पहले तो ये कॉमन वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा। तो ये टेबल 1 और टेबल 2 में 1 जो है ये कॉमन वैल्यू है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। फिर टेबल 2 और टेबल 3 में, ओ सॉरी, टेबल 2 और टेबल 3 में, टेबल 1 और टेबल 2 में 2 कॉमन वैल्यू है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, फिर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू देगा
4 एंड 5। ठीक है, और अगर मैं लिखूं टेबल 1 राइट एंटी ज्वाइन टेबल 2, तो फिर क्या वैल्यू मिलेगी? 6 7। 6 एंड 7, करेक्ट, एब्सोल्युटली 6 एंड 7। ठीक है, तो ये एक ज्वाइन और होता है एंटी ज्वाइन, बट इससे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, बट बाई चांस अगर पूछ लिया कि दो टेबल्स हैं और मुझे उसमें से एक टेबल की सिर्फ जो अनकॉमन वैल्यूज हैं वही चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम